गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं पाठ संख्या 6 चिकित्सा का चक्कर, जो कि बेढप बनारसी जी द्वारा लिखी गई कहानी है। तो बच्चों, इससे पहले कि पढ़े हुए चीज़ों से मैं कुछ बातें हाईलाइट करना चाहूँगा कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि बेढप बनारसी जी को सबसे पहले पेट में दर्द होना शुरू किया, फिर डॉक्टर चौहान द्वारा दिए गए इंजेक्शन मेडिसिन वगैरह से वे आराम हो गए। लेकिन उससे करीबन 20-21 दिन बाद फिर से उनका दर्द शुरू हो गया। वह दर्द पेट का दर्द नहीं था, बल्कि अब सिर दर्द था। तो सिर दर्द के लिए जब उन्हें फिर से बुलावा भेजा गया तो वे घर पे नहीं थे। फिर दोस्तों में, घर के रिश्तेदारों में, घर वालों में कॉन्फ्रेंस होने के बाद एक तय किया गया कि पड़ोस में ही एक पंडित जी रहते हैं, उनको बुलाने के लिए, है ना। पंडित को, यानी पंडित जो थे उनका नाम है पंडित सुखदेव, उनको बुलाने का परामर्श किया गया। उन्हें बुलावा भी भेजा गया, पर वे अभी ग्रह नक्षत्र के दशा को देखते हुए, यानी शनि का प्रकोप है, बुध का प्रकोप है, यह सारी चीज़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब वे शनि का दशा शांत हो जाएगा और एकादशी का योग शुरू होगा तो मैं आऊँगा। तो करीबन 1.5 घंटा बाद वे आते हैं। आने के बाद वे उनका नाड़ी, यानी उनका नस, हाथों का नस देखते हैं, दोनों हाथों का नस देखने के बाद वे कहते हैं कि यह एक्चुअली वायु का प्रकोप है, यानी पेट में गैस के कारण यह सिर दर्द हो रहा है। तो उससे आगे अभी हम पढ़ेंगे कि वे कैसे बेढप बनारसी जी का इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और क्या क्या नुस्खा देते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बेढप बनारसी जी द्वारा लिखित कहानी चिकित्सा का चक्कर, जो यह कक्षा क्लास 5 है। यानी इससे पहले हम लोगों ने 4th क्लास इस विषय पर, इस कहानी पर हमने चर्चा किया। आज जो कि हम चर्चा करेंगे वह कक्षा नंबर 5 होगी। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 60 यानी पेज नंबर 60, सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध के एक दूसरे ही संसार में छटपटा रही थी। यानी कविराज जो पंडित जी है ना, पंडित जो कि आयुर्वेदाचार्य, रसग्रंजन, चिकित्सा मार्तंड कविराज पंडित सुखदेव जी थे। वे पता नहीं क्या क्या बक रहे थे कि वह जो वायु का प्रकोप है वह यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर चुका है, पित्ताशय में प्रवेश कर अंत में जा पहुंचा है। इससे मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और किसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण होता है, यानी सिर दर्द का कारण होता है। यह बातें सुनकर बेढप बनारसी जी को तबीयत और भी खराब होने लगा और क्रोध भी आने लगा। किसके ऊपर? पंडित जी के ऊपर, कि यह क्या उसका कुंडली मुझे सुना रहे हैं, मैं दर्द के मारे छटपटा रहा हूं और यह सिर्फ भाषण ही देते जा रहे हैं। आखिर मुझसे न रहा गया। फिर उनके यह सारे बातें सुनते सुनते बेढप बनारसी जी से रहा नहीं गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोस तो लेते आइए। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोस तो लेते आइए। मैंने कौन लेखक
बेटा बनारसी जी। बेटा बनारसी जी वे एक सज्जन यानी एक भले मानुष से, एक भले आदमी से उन्होंने कहा कि उनके अलमारी में से क्या लेने के लिए, आपटे का कोष। आपटे का कोष यानी रोग का कोष, या कह सकते हैं कि जो शब्द हम लोगों को उसका मतलब, उसका अर्थ, उसका मीनिंग हमें पता नहीं होता है, तो डिक्शनरी होता है ना, कोष। कोष यानी डिक्शनरी, है ना। तो उसे लाने के लिए भेजा गया किसी एक सज्जन को। यह सुनकर लोग चकराए। जब अलमारी में से आपटे का कोष लाने की बात कहा गया बेटा बनारसी जी द्वारा, तो वहां के जितने सारे लोग थे वे चकराए कि अरे, इनका सिर दर्द से फटा जा रहा है और ये आपटे का कोष मंगवा रहे हैं, भला क्यों। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूं। कुछ लोगों को यह यानी वहां के जितने सारे लोग वहां पर मौजूद थे, वहां पर प्रेजेंट थे, वे सारे लोग सोचने लगे कि शायद बेटा बनारसी जी अब होश में नहीं है, यानी पागलों के जैसे करने लगे हैं दर्द के मारे या बीमार के कारण। मैंने कहा दवा तो पीछे होगी, मैं पहले समझ तो लूं कि मुझे रोग क्या है। यानी उस आपटे का कोष में जो जितने सारे बीमारी होते हैं ना, उस बीमारी के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन दिया होता है कि अगर नाभि के नीचे के हिस्से में अगर पेट दर्द होता है तो वह किस प्रकार का दर्द होता है, उससे किस प्रकार हम बच सकते हैं और वे कैसे होता है। फिर सिर दर्द हो गए, अगर होंगे पूरे सिर दर्द होंगे तो उसका कारण क्या होगा, आधा सिर दर्द होगा तो उसका कारण क्या है। यह सारे तरह तरह के उसमें उस आपटे के कोष में लिखा होता है। तो वे कहते हैं बेटा बनारसी जी कि पहले तुम लोग चकित मत हो, मैं एक्चुअली यह आपटे के कोष में यह समझना चाहता हूं कि मुझे हुआ क्या है, फिर जाकर मैं दवा दारू या इलाज करवाऊंगा। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे। यानी कि तत्पश्चात वे चरक यानी चाणक्य और सुश्रुत के श्लोक यानी उनकी जो कहा गया वाणी है वह सुनाने लगे। और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूं और अभी आपको लाभ होगा। पंडित सुखदेव कहते हैं कि मैं अभी आपको दवा देता हूं। पंडित सुखदेव जी कहते हैं कि अभी मैं आपको दवा देता हूं और आप अभी तुरंत ठीक हो जाएंगे, आपको लाभ होगा, यानी आप आराम पाएंगे। पंडित जी ने दवा दी। पंडित जी ने दवा दिया बेटा बनारसी जी को। कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। यानी कि अदरक यानी आदा जो होता है ना, बंगाली में हम लोग आदा कहते हैं और हिंदी में अदरक कहते हैं। तो वे अदरक यानी आदा के रस में, आदा को पीस कर जो रस बनाया जाता है उसमें से रस निकाला जाता है, उस रस में इस औषधि, इस मेडिसिन को, औषधि यानी मेडिसिन, इस मेडिसिन को उसमें मिलाकर उसको सेवन यानी पीना होगा। खैर साहब, फीस दी गई। फिर कहा गया कि ठीक है साहब, उनका जो फीस था वह फीस दिया गया। किस प्रकार वैद्य जी के पिंड छूटा। इसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा। पिंड यानी पीछा, है ना। यानी कि किसी प्रकार से, यानी वैद्य जी तो बहुत लंबे लंबे बातें कर रहे थे कि यकृत तो पाचन तंत्र तो मार्तंड तो क्या और भी बहुत कुछ यह सारा सुना रहे थे। तो यह सुनकर बेटा बनारसी जी को कुछ अजीब सा लगा। तो वे किसी प्रकार से पंडित सुखदेव से वे छुटकारा पाए, यानी पिंड छुड़ाया यानी छुटकारा मिला। 2 दिन दवा की गई। 2 दिन वही दवा पिलाया गया अदरक के रस के साथ। कभी कभी तो कम अवश्य हो जाता था पर पूरा दर्द न गया। यानी कि उस दवाई को पीने के बाद कभी कभी आराम हो जाते, दर्द गायब हो जाता था, लेकिन पूरी तरह आराम नहीं हो पाया था। यानी कुछ देर आराम रहते फिर से दोबारा उस सिर दर्द शुरू हो जाता था। सीआईडी के समान पीछा छोड़ता ही न था। कह रहे कि सीआईडी बच्चों, यहां पर सीआईडी यानी CID यह एक प्रकार का पुलिस का ब्रांच होता है, जिसमें इसका फुल फॉर्म होता है
क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सी फॉर क्रिमिनल, यानी जो गुनहगार होते हैं, जो गुनाह करते हैं उसको कहते हैं क्रिमिनल, है ना। इन्वेस्टिगेशन यानी उसके ऊपर तहकीकात किया जाता है, उसके ऊपर सर्च किया जाता है कि यह सच में ही इसी का काम है या फिर किसी और का है, या इसके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। तो हो गए इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल, डिपार्टमेंट यानी विभाग की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों कि सीआईडी का फुल फॉर्म क्या है, यह तुम्हारे जीके के सवाल हो सकता है। तो सीआईडी का फुल फॉर्म हो गया क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो कह रहे हैं कि यह जो सिर का दर्द था, बेटा बनारसी जी कह रहे हैं कि यह जो सिर का दर्द था, वह दर्द ऐसा प्रतीत होता था कि मानो मैं गुनहगार हूं, यानी बेटा बनारसी जी गुनहगार हैं और यह सिर दर्द जो है वे सीआईडी है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, कि वह हमारा पीछा कर रहा है, हमारा पीछा छोड़ना ही नहीं चाहता। कभी पेट दर्द के रूप में तो कभी सिर दर्द के रूप में मेरे पीछे ही लगा हुआ है। चारपाई पर पड़ा रहने लगा, दिन को मित्रों की मंडली आती रही। यानी कि चारपाई यानी बिस्तर जो होते हैं ना, बेड के कितने पाए होते हैं? 4 ना, इसीलिए उसे कहा जाता है चार पाई, यानी 4 पैरों में टिका हुआ जो बिस्तर है। तो कह रहे हैं कि चारपाई पर पड़ा रहने लगा, दिन को मित्रों की मंडली आती थी। दिन को मित्रों की यानी दोस्तों की, उनके जो जितने सारे दोस्त थे उनके मंडली यानी उनके ग्रुप आते रहे जाते रहे। वह आराम देती थी कम, दिमाग चाटती थी अधिक। बच्चों यहाँ कह रहे हैं कि मित्र जब आते थे, यानी हमारे जीवन में मित्र कब अच्छे लगते हैं? जब हम अच्छे होते हैं, जब हम खुशी रहते हैं, तभी मित्रों का संग में रहना, साथ में रहना अच्छा लगता है। लेकिन जब भी हमारे शरीर, हमारा मन किसी प्रकार से रोगी होता है, बीमार होता है, तब यह मित्र, सगे संबंधी और जितनी सारे जो कुछ है वह सब बेकार लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, कितने भी घनिष्ठ मित्रता हो। तो कह रहे हैं कि वे मुझे आराम कम देती थी लेकिन दिमाग ज्यादा चाटते थे, यानी पकड़ यानी बातें करना, ये करना वो करना, यानी वह मुझे देखने के लिए नहीं आए थे बल्कि वे गप्पे मारने के लिए आए थे, ऐसा लग रहा था। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे। कह रहे कि एक सज्जन यानी एक भला मानुस, गांव उस इलाके में से ही एक भला मानुस उन्हें देखने के लिए तशरीफ यानी वे आए थे, यानी वे पधारे थे। बोले साहब आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए। तो वे कहने लगे कि आप लोगों को देश का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, यानी आप नौजवान हो, इस देश के लिए फ्यूचर हो, भविष्य हो, तो आपको अपने देश का ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को दिखलाइए। उन्होंने कहा, उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि आप किसी भारतीय हकीम यानी जो भारत के हकीम यानी जो एक प्रकार की दवा करने वाले या ट्रीटमेंट करने वाले हकीम होते हैं, वे यह वैद्य जी को दिखाइए। वैद्य यानी जो जड़ी बूटियों का क्या करते हैं, जड़ी बूटियों का इलाज करते हैं। तो कहा कि उसे दिखलाइए आप। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया, हकीम भी सही। उन्होंने कहा वैद्य महाराज, यानी वैद्य कौन थे? यानी पंडित सुखदेव, जो आयुर्वेदाचार्य है ना, रसग्रंजन। तो कह रहे हैं कि मैंने तो वैद्य को दिखा ही दिया, यानी पंडित जी जो थे, पंडित सुखदेव, वे वैद्य थे। तो अब थोड़ा सा हकीम को भी दिखा लूं, यानी पहले वे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर चुहानाथ को दिखाया, फिर पंडित सुखदेव जी को दिखाया। अब जो चौथे नंबर पे हैं, यानी जिनसे वे चिकित्सा करवाएंगे, उनको बुलावा भेजने का तैयारी होने लगा। वे है हकीम साहब। हकीम साहब आए, हकीम साहब को बुलाया गया, हकीम साहब आए भी। यद्यपि मैं
अपनी बीमारी का जिक्र और अपनी बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र न करना मुझसे न हो सकेगा। यानी कि हकीम साहब आने के बाद जो उन्हें देखकर यानी कि यद्यपि कि मैं अपनी बीमारी का जिक्र, यानी बेडब बनारसी जी कह रहे हैं कि मैं अपने पुस्तक में अपना जो डायरी होता है उसमें अपना सब कुछ लिखता हूँ कि मैं बीमार हूँ, कैसे बीमार पड़ा, कौन कौन मुझे इलाज किया, कैसे इलाज किया, यह सारे वे लिखते थे अपने डायरी में। अपना जीवन आत्मलेख या लिखते थे, आत्मजीवनी वे लिखते थे। तो लिखना वे चाहते थे, लेकिन जो हकीम साहब वहां पर पधारे थे, जो आए थे, उनका रहन सहन, उसका पोशाक को देखकर मुझसे न हो सकेगा, यानी मुझसे वह लिखा नहीं जा सकेगा। सर्दी बहुत तेज नहीं थी, यानी कि सर्दी यानी ठंडे का दिन उतना अभी ज्यादा नहीं हुआ था, बस अभी शुरुआत था ठंडे के मौसम का, जाड़े के मौसम का। सर्दी उतना नहीं थी। बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती, कहने कि बनारस में कभी भी ज्यादा सर्दी नहीं होती, क्योंकि वहाँ समुद्र के किनारे होने के कारण वहाँ पर गर्मी हमेशा होती है। सर्दी होती है लेकिन कंट्रोल में रहता है। फिर भी उन्हीं कपड़ा पहनने का समय आ गया था। कह रहे हैं कि उतनी सर्दी बनारस में नहीं होती, लेकिन तब भी उन्हीं कपड़ा यानी गर्म कपड़ा, जो ऊन होता है ना, ऊल का, उससे बना हुआ कपड़ा पहनने का समय आ गया था। यानी ज्यादा मोटा नहीं बल्कि पतले पतले उनके कपड़े पहनने का समय आ चुका था। परंतु हकीम साहब चिकन का बंददार कुर्ता पहने हुए थे। कह रहे कि पर हकीम साहब, यानी सर्दी हालांकि उतना नहीं था, पर हकीम साहब जो आए उनकी पोशाक को देखकर बेडब बनारसी जी कह रहे हैं कि उनके पोशाक मानो सर्दी बहुत ज्यादा गिर रही हो, और वे पूरे गला बंद एक कोट पहने हुए थे, बंददार कुर्ता, यानी गले से लेकर पैरों तक वे कुर्ता पहने हुए थे। सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी, यानी कि उनके सिर पर बनारसी लोटा जो होता है, लोटा यानी जो लोटा एक प्रकार का बर्तन होता है, पात्र होता है, उसके समान ही एक टोपी भी वे पहने हुए थे। पाँव में पाजामा, ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पाजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोहरी के लिए कपड़ा दिया गया हो, दर्जी ने कुछ कतर ब्योंत की हो और चुस्ती दिखाई हो। कह रहे कि वे तो ऊपर क्या पहने थे, गला बंद, पूरे पैरों तक वे एक कुर्ता पहने हुए थे, फिर सर पर एक बनारसी लोटे जैसा टोपी पहने हुए थे, फिर उनका जो पाजामा यानी नीचे का जो पैंट था, वे पैंट इतनी ढीली थी, यानी वे इसका चोंगा जो है इतना मोटे मोटे थे कि उससे बेडब बनारसी जी कह रहे हैं कि उससे मालूम होता है कि चूड़ीदार पाजामा बनने वाला था। यानी वे एक्चुअली लड़कियों का जो चूड़ीदार पाजामा होता है वह बनने वाला था, लेकिन यह हकीम साहब के लिए बना दिया गया हो। या अथवा यह भी हो सकता है कि जो दर्जी यानी जो टेलर था वे बहुत ईमानदार थे, है ना, वे बहुत ही ईमानदार थे और उसने कपड़ा चुराया ही नहीं। यानी कपड़ा तो एक्स्ट्रा होते ही है, जिसको काटने के बाद कपड़ा कुछ एक्स्ट्रा बचते हैं ना, तो मानो उस दर्जी ने अपनी ईमानदारी के कारण वे एक भी टुकड़ा न निकाला हो, जितना बड़ा कपड़े थे उसको बस पाजामा बना दिया हो, सबका सब लगा दिया हो मानो। अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोहरी के पास, यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक ढीली यानी किसी प्रकार काम करने वाले एक मोहरी यानी जो दर्जी होते हैं उनके पास उन्होंने बनाने के लिए दिया हो, और उस दर्जी ने कुछ कतर व्योंत यानी उसके कुछ समस्या होती हो, या जल्दी जल्दी में उसने बस किसी तरह पाजामा को सिलाई करके दे दिया हो। चुस्ती यानी जल्दी जल्दी यानी तत्परता, एक्टिव। जूता कामदार दिल्ली वाला था, जूता यानी उनके पैरों पर जो जूता थे
वे जूता जो थे वे कामदार, कामदार यानी उसमें डिजाइन किया हुआ है ना, उसमें डिजाइन किया हुआ जूता, हुए दिल्ली के जूते पहने हुए थे। हकीम साहब पतले दुबले इतने थे कि मालूम पड़ता था अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बांट दी है। हकीम साहब बहुत ही पतले दुबले थे, यानी उनका जो बॉडी था वे बॉडी बहुत ही पतला दुबला था, एकदम पतले थे, है ना। उसे उन्हें देखकर ऐसा मालूम होता था कि मानो वे इतने रोगियों यानी जो पेशेंट होते हैं उनके लिए, मरीजों के लिए, मरीज यानी पेशेंट यानी जो रोगी होते हैं उनके उनमें वे बांट दिए हो, यानी वे सेवा, रोगियों का सेवा करते 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 हुए अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रख पाए और वे पतले दुबले हो गए हो। हकीम साहब में नजाकत भी भला बला की थी। रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ के। कह रहे कि हकीम साहब में नजाकत भी बला की थी, यानी कह रहे कि उनका जो कोमलता है, उनका जो कोमलता है, नजाकत यानी उनका जो कोमलता, यानी उनका जो हृदय था वो बहुत ही कोमल था, जो कि वे बनारस के थे, लेकिन बनारस में वे रहते थे लेकिन वे कान काटते थे लखनऊ में, लखनऊ के, यानी वे बनारस में रहते थे लेकिन लखनऊ में वे काम करते थे। आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले, मिजाज कैसा है। कह रहे कि जब वे पधारे मेरे कक्षा में, मेरे कमरे पर, तो आते ही मैंने उन्हें सलाम किया, यानी सलाम किया करने के बाद उन्होंने मुस्कुराया, यानी उन्होंने एक छोटी सी स्माइल देकर उन्होंने बड़े अंदाज में, यानी बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने कहा कि मिजाज कैसा है। मिजाज यानी आपका दिमाग, मिजाज यानी आपका दिमाग कैसा है। मैंने कहा मर रहा हूँ। बेडब बनारसी जी, जब हकीम साहब बेडब बनारसी जी से पूछ रहे हैं कि आपका दिमाग अभी कैसा है, यानी आपकी मिजाज कैसा है, तो बेडब बनारसी जी कह रहे हैं सिर्फ कि मैं मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतजार था। कह रहे कि मैं तो दर्द के मारे, सिर दर्द के मारे मैं मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतजार था कि कब आप आएंगे और मेरा इलाज करेंगे। अब यह जिंदगी आपके ही हाथों में है। बेडब बनारसी जी कह रहे हैं कि मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था, अब यह जो मेरा जिंदगी है यह आपके ही नाम है, आपके ही हवालात में है, आप इसे ठीक कीजिए या फिर मार डालिए। हकीम साहब ने कहा, यार आप तो ऐसी बात करते हैं गोया जिंदगी से बेजार हो गए हैं। हकीम साहब बेडब बनारसी जी की बातों को सुनकर वे कहते हैं कि क्या यार, यार यानी दोस्त, यार यानी दोस्त, यानी कि क्या यार, क्या दोस्त, आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि मानो आप अपनी जिंदगी से बेजार हो गए, यानी आपका मानो जिंदगी ही पूरा हो गया हो, आपको बचने का कोई उम्मीद ही नहीं है, है ना, कोई आशा ही नहीं है कि आप बचना चाहते हैं। ऐसा मत कहिए। यानी डॉक्टर होते हैं ना कि बड़े बड़े लंबे लेक्चर देते हैं कि अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं हूं ना, मैं आपको बचाऊंगा, आपको कुछ नहीं होगा, है ना। तो वैसे ही हकीम साहब भी कहते हैं कि क्या यार आप ऐसी क्यों बोल रहे हैं, क्या आपको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, बेजार हो गए, यानी जिंदगी से आप उब गए हैं क्या, जो मरने की बात कर रहे हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है। मेरे आपके दुश्मन, मरे आपके दुश्मन, नब्ज तो दिखाइए। कहने की भला ऐसी गुफ्तगू यानी ऐसी बातें कोई भला करता है। मरे आपकी दुश्मन, यानी आप क्यों मरेंगे, मरेंगे आपकी दुश्मन। दुश्मन कौन, दुश्मन यानी कोई उनका सगे संबंधी या कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि दुश्मन यहाँ पर उस सिर दर्द को कहा गया है कि आप बच जाएंगे, बल्कि आपकी जो सिर दर्द रूपी दुश्मन है वह मर जाएगा। चलिए अपना नब्ज दिखाइए। नब्ज यानी वही नारी, यानी अपने हाथों का जो नस होते हैं उनको दिखाइए। उन्होंने कहा दिखाइए। खुदा बंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर होगा। कह रहे हैं कि खुदा
खुदा बंद करीम, यानी खुदा के हाथों में अगर होगा, खुदा चाहेगा तो आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको बचा लूंगा और आपका जो दर्द है वह रफू चक्कर यानी भाग जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर आनन फानन यानी मुझे गर्व नहीं है, यानी हकीम साहब कहते हैं कि मुझे अपने इलाज पर, अपने क्वालिटी पर मुझे कोई गर्व नहीं है, मुझे अभिमान नहीं है, मुझे कोई गर्व नहीं है, बल्कि गर्व तो उस ईश्वर पर है, उस अल्लाह पर है, खुदा पर है कि वे ही इस दर्द का निवारण करेंगे। मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूं, यानी मैं सिर्फ उनका एक सेवक हूं। मैं इलाज करूंगा लेकिन ठीक करेंगे वह खुदा, वह भगवान, वे अल्लाह, वे गॉड। तो कहेगी आपका दर्द अभी रफू चक्कर यानी भाग जाएगा। मैंने कहा अब आपकी दुआ है। बेटा बनारसी जी कह रहे हैं कि बस अब आप ही की दुआ है, आप मुझे बचाएं या फिर मार डालें। आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान के लुकमान की तरह मशहूर है, इसीलिए आपको तकलीफ दी गई है। बेटा बनारसी जी कह रहे हैं कि बस अब आपकी दुआ है, यानी आप जो करेंगे वही होगा। आपका नाम सिर्फ बनारस में ही नहीं, बेटा बनारसी जी कह रहे हैं कि आप जैसे हकीम का नाम सिर्फ बनारस में ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में आपका नाम लुकमान यानी एक प्रकार के प्रसिद्ध व्यक्ति है ना, एक प्रसिद्ध हकीम के रूप में, यानी एक प्रसिद्ध डॉक्टर के रूप में, हकीम के रूप में आपका नाम पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं। आपके नाम कहते ही लोग कहते हैं अरे वह हकीम साहब, तो उनका चर्चा का पूरे देश में था, भारत देश में था, मशहूर था, इसीलिए आपको तकलीफ दी गई है। बेटे बनारसी जी कह रहे हैं कि आपका नाम मैंने भी बहुत सुना है, इसलिए आपको तकलीफ दे रहा हूं। आप मेरे इस दर्द का निवारण कीजिए, इस दर्द से मुझे छुटकारा दिलाइए। 10 मिनट तक हकीम ने नब्ज देखी, फिर बोले मैं नुस्खा लिखे देता हूं। 10 मिनट तक हकीम ने नब्ज देखी, यानी 10 मिनट तक, यानी पहले भी जो पंडित सुखदेव जी आए थे उन्होंने भी ही 10 मिनट तक उनके नब्ज को देखा था, यानी नस है ना, नारी को देखा था, और यह हकीम साहब भी नारी को देख रहे हैं 10 मिनट तक। फिर बोले मैं नुस्खा लिख के देता हूँ, यानी नुस्खा यानी एक डोज, एक तरीका, या प्रेस्क्रिप्शन में जो दवाई वगैरह लिखते हैं कि यह दवाई मंगवा कर खा लेना, इस दवाई को रात में, दिन में, सुबह, शाम, कब, कैसे खाना है, खाने के बाद खाना है या खाने से पहले खाना है, यह सारे तौर तरीके हुए लिख देता हूँ, कहने लगे। इसे इस वक्त आप पीजिए, इंशाअल्लाह जरूर शिफा होगी। कह रहे हैं कि इसे, यानी एक दवा उन्होंने निकाल कर दिया कि इसे आप अभी पी लीजिए, यानी अभी आप सेवन कर लीजिए, पी लीजिए। इंशाअल्लाह, यानी भगवान का अगर रहम होगा तो अल्लाह आपको जरूर शिफा होगी। शिफा यानी फायदा या आराम कह सकते हैं। शिफा यानी आराम या फायदा। कह रहे हैं कि आप यह दवा पी लीजिए, इंशाअल्लाह, यानी भगवान के हाथों में, अल्लाह के हाथों में सब है। भगवान ने अगर चाहा तो आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे, शिफा हो जाएंगे, यानी ठीक हो जाएंगे, आराम हो जाएंगे। हकीम साहब चलने को तैयार हुए। हकीम साहब अब चलने के लिए, यानी उनका तो ट्रीटमेंट हो गया, इलाज कर दिया, तो अब वे वहां से चलने की तैयारी करने लगे। उठते उठते बोले जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं, मेरे यहाँ ताजी दवाइयाँ मिलती हैं। कह रहे हैं कि हकीम साहब जब वहां से उठकर घर से निकलते हैं तभी वे उठते उठते एक बात कहने लगे हैं, कह रहे हैं कि मैं एक बात बताना चाहता हूं। एक बात आप ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा कि आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं, यानी आजकल जो फार्मेसी में दवाई वगैरह आप लोग खरीदते हैं वह दवाई देखना कि बहुत पुरानी होती हैं। वे पुरानी दवाइयाँ, यानी एक्सपायरी डेट अब खत्म होने वाला हो या एक्सपायरी डेट खत्म हो गया हो, उस प्रकार के दवाई वे रखते हैं। तो इसलिए आप इस चीज का ख्याल रखिएगा, मेरे यहाँ ताजी दवाइयाँ मिलती हैं। वे कहने लगे कि मेरे फार्मेसी में, यानी मेरे यहाँ
मेरा जो क्लिनिक है या मेरा जो घर है उसके पास मेरा जो एक दुकान है, मेडिसिन का दुकान, वहाँ पर ताज़ी दवाइयाँ मिलती हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि दवाई में कोई ताज़ी या कोई बासी नहीं होता। दवाई तो दवाई होते हैं ना, हाँ उसमें एक्सपायरी डेट होता है, लेकिन एक्सपायरी डेट दवाई आजकल बाजार में बेचना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जो दवाई के रिटेलर होते हैं वे क्या करते हैं, जब दवाई एक्सपायर हो जाते हैं तो उसको उस कंपनी में रिटर्न कर देते हैं, है ना। तो एक्सपायरी डेट क्यों रखेंगे, क्यों बेचेंगे। एक्चुअली यहाँ पर दवाइयों में कोई ताज़ी दवाई और पुरानी दवाई या बासी दवाई नहीं होते, दवाई दवाई होते हैं। एक्चुअली यहाँ हकीम साहब का कहने का मतलब यही है कि जो दवाई आप दूसरे के यहाँ खरीदेंगे उससे अच्छा आप मेरे यहाँ खरीद लीजिए, है ना, ताकि उनको कुछ मुनाफा हो जाएगा, उनमें से कुछ क्या कहते हैं उसको, कमीशन मिल जाएगा उनको। दवाई में तो एक प्रॉफिट हो ही है ही, साथ में एक कमीशन भी मिल जाएगा। इसलिए वे कहने लगे कि दवाई जो है वे कहीं इधर उधर ना खरीद कर मेरे यहाँ से खरीद लो। तो बच्चों अभी मैं यहीं तक पढ़ाता हूँ, आगे की कक्षा में हम लोग इसके बाद के हिस्सा पढ़ेंगे। धन्यवाद।